हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की हमारी चल रही है। अब हम उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग के रिलेटेड। उसमें हम ह्यूमन रिसोर्स, इन्फ्लेशन, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग सब कुछ करेंगे। स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग के साथ। ये एक ऐसी अकाउंटिंग प्रैक्टिस है जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से आगे जाती है और स्पेसिफिक एरियाज जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, इन्फ्लेशन और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को एड्रेस करती है। ये ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के स्कोप से ज़्यादा ब्रॉड है और मॉडर्न बिजनेस नीड्स को कवर करती है। ये डिसिप्लिन नॉन फाइनेंशियल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे एम्प्लॉय वैल्यू, इन्फ्लेशन इफेक्ट्स या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को इंक्लूड करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिले। ये हॉलिस्टिक पिक्चर ट्रेडिशनल अकाउंटिंग से ज़्यादा कंप्लीट होता है। पहला डिसिप्लिन, अगर हम इसमें बात करें, पहला डिसिप्लिन है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये ह्यूमन कैपिटल जैसे एम्प्लॉयज़ और उनके स्किल्स को एक ऑर्गेनाइजेशनल एसेट के रूप में मेजर करता है। एम्प्लॉयज़ की वैल्यू को क्वांटिफाई करके ये बिजनेस के इंटेंजिबल एसेट्स का कंट्रीब्यूशन दिखाता है। दूसरा डिसिप्लिन आता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। बेसिकली वैसे तो हमने इनको डिटेल में ही करना है, एक बार मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करता है ताकि इन्फ्लेशन का मॉनेटरी वैल्यूज़ जैसे एसेट्स, प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट है जो पड़ रहा है वो रिफ्लेक्ट हो। ये ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में दिखाता है। तीसरा, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, तीसरा डिसिप्लिन है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। ये इन्वायरमेंटल कॉस्ट जैसे पोल्यूशन कंट्रोल और बेनिफिट्स जैसे रिसोर्स कंजर्वेशन को फाइनेंशियल और मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में इंक्लूड करते हैं। ये सस्टेनेबिलिटी को मेजर करता है। ठीक है जी, अब वैसे डिटेल में करेंगे। एक अब बात करते हैं स्कोप की। अब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग के स्कोप की। ये बताता है कि ये डिसिप्लिन्स बिजनेस के कौन से एरियाज और डिसीजंस को कवर करते हैं। चलो इसको डिटेल में देखते हैं। पहला स्कोप है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग इंटेंजिबल एसेट्स जैसे ह्यूमन कैपिटल और एक्सटर्नल इम्पैक्ट्स जैसे आपका एनवायरमेंटल कॉस्ट को वैल्यू करके लॉन्ग टर्म प्लानिंग को सपोर्ट करता है। ये स्ट्रेटेजी गोल्स के लिए डाटा प्रोवाइड करता है। दूसरा स्कोप है स्टेक होल्डर ट्रांसपेरेंसी। ये इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स और सोसाइटी के लिए रिपोर्टिंग को इन्हांस करता है बाय प्रोवाइडिंग क्लियर और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। ये ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है। तीसरा स्कोप है कंप्लायंस। स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग सस्टेनेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इमर्जिंग स्टैंडर्ड्स जैसे ईएसजी रिपोर्टिंग के साथ अलाइन करता है। ये इंश्योर करता है कि कंपनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मीट करे। अब इम्पोर्टेंस की बात करें, अब देखते हैं स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न बिजनेस। ये बताता है कि ये डिसिप्लिन आज के बिजनेस एनवायरनमेंट में क्यों क्रिटिकल है। चलो इनको डिटेल में समझते हैं। अब स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग देखो, ये अब इसकी जो स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग के की बेनिफिट्स क्या हैं उसको हम समझते हैं। ये मॉडर्न बिजनेस के चैलेंजेस और एक्सपेक्टेशंस को एड्रेस करने के लिए ज़रूरी है। पहला है हॉलिस्टिक रिपोर्टिंग। पहला बेनिफिट है हॉलिस्टिक रिपोर्टिंग। स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग इंटेंजिबल फैक्टर जैसे एम्प्लॉय स्किल्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कैप्चर करता है जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग इग्नोर करती है। ये कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करता है। दूसरा बेनिफिट है सस्टेनेबिलिटी। ये इन्वायरमेंटल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एड्रेस करता है बाय इनकॉर्पोरेटिंग देयर कॉस्ट और बेनिफिट्स इनटू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये लॉन्ग टर्म बिजनेस वायबिलिटी को प्रमोट करता है। तीसरा बेनिफिट डिसीजन सपोर्ट। स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग वर्कफोर्स प्लानिंग, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट्स और इन्वायरमेंटल स्ट्रेटजीज के लिए डाटा को प्रोवाइड करता है जो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। चौथा बेनिफिट है रेगुलेटरी कंप्लायंस। ये ईएसटी यानी इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस फ्रेमवर्क रिपोर्टिंग के रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं जो मॉडर्न रेगुलेशंस में इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट है। ये कंप्लायंस इंश्योर करता है। अब लीगल और अकाउंटिंग फ्रेमवर्क की अगर बात करें, लीगल और अकाउंटिंग फ्रेमवर्क जो स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग को गवर्न और गाइड करता है। ये फ्रेमवर्क बताता है कि कैसे ये डिसिप्लिन स्टैंडर्डाइज्ड और रेगुलेटेड होते हैं।
लीगल फ्रेमवर्क स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग को लोकल लॉज जैसे इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 और इंटरनेशनल रेगुलेशंस जैसे IFRS GRI स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबिलिटी के थ्रू गवर्न करता है। ये लीगल बाउंड्रीज और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट सेट करता है। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क गैप और IFRS को एक्सटेंड करता है और स्पेसिफिक स्टैंडर्ड जैसे IAS 38 यानी इंटेंजिबल एसेट्स और GRI यानी इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग को इनकॉर्पोरेट करता है। ये फ्रेमवर्क स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग के प्रैक्टिसेस को स्टैंडर्डाइज्ड करता है। ठीक है जी। अब देखते हैं की स्टैंडर्ड्स जो स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्टैंडर्ड स्पेसिफिक गाइडलाइंस को प्रोवाइड करते हैं। पहला स्टैंडर्ड है IAS 38 जो इंटेंजिबल एसेट जैसे ह्यूमन कैपिटल को गवर्न करता है। ये बताता है कि कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे एसेट्स को मेजर और रिपोर्ट किया जाए। दूसरा स्टैंडर्ड है GRI स्टैंडर्ड्स जो इन्वायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए गाइडलाइंस देते हैं। ये इंश्योर करता है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ट्रांसपेरेंटली रिपोर्ट किए जाएं। तीसरा स्टैंडर्ड है ISO 14001 जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को सपोर्ट करता है। ये कंपनीज को इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने और रिपोर्टिंग के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा डेप्थ में, अब इन टॉपिक्स को डिटेल में समझते हैं। स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से। स्टूडेंट्स चलो शुरू करते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के साथ। HRA एक ऐसा अकाउंटिंग अप्रोच है जो ह्यूमन कैपिटल यानी एम्प्लॉयज़ की स्किल्स, नॉलेज और कॉन्ट्रीब्यूशंस की वैल्यू को आइडेंटिफाई, मेजर और रिपोर्ट करता है एज एन ऑर्गेनाइजेशनल एसेट। ये एम्प्लॉयज़ को सिर्फ कॉस्ट नहीं बल्कि एक वैल्यूएबल एसेट के रूप में दिखाता है। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, ये मेथड्स आ गए। अब बात करते हैं HRA के ऑब्जेक्टिव्स की। ये बताता है कि HRA का मकसद क्या है और ये बिजनेस के लिए कैसे यूज़फुल है। चलो इनके ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू क्वांटिफाई करना। HRA एम्प्लॉयज़ के स्किल्स और कंट्रीब्यूशन को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करता है ताकि उनकी ट्रू इकोनॉमिक वर्थ का पता चले। ये बिजनेस के इंटेंजिबल एसेट्स को हाईलाइट करता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है वर्कफोर्स प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को सपोर्ट करना। HRA डाटा देता है जो हायरिंग, ट्रेनिंग और एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट के बजट्स और स्ट्रेटजीज के लिए यूज़ होता है। ये वर्कफोर्स के एफिशिएंट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। वर्कफोर्स प्लानिंग होप सो आपको क्लियर होगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इन्हांस करना बाय ह्यूमन कैपिटल को रिकॉग्नाइज करना। HRA ह्यूमन रिसोर्सेज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज एन एसेट दिखाने की कोशिश करते हैं जो रिपोर्टिंग को ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाता है। चौथा ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय मैनेजमेंट और रिटेंशन स्ट्रेटजीज इंप्रूव करना। HRA एम्प्लॉयज़ की वैल्यू और परफॉर्मेंस को एनालाइज करके बेटर HR पॉलिसीज और रिटेंशन प्लान्स बनाने में हेल्प करता है। अब आगे चलते हैं वैल्यूएशन मेथड्स। अब देखते हैं वैल्यूएशन मेथड्स जो HRA में यूज़ होते हैं। ये मेथड्स ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू को मेजर करने के डिफरेंट अप्रोचेस हैं। चलो इनको डिटेल में समझते हैं। पहला कैटेगरी है कॉस्ट बेस्ड मेथड्स। ये मेथड्स ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू को कॉस्ट के बेसिस पे मेजर करते हैं जो एम्प्लॉयज़ पे खर्च किए जाते हैं। पहला कॉस्ट बेस्ड मेथड है हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसमें रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है जो एम्प्लॉयज़ पे खर्च हुए हैं। ये पास्ट एक्सपेंसेस को ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू के रूप में दिखता है। ठीक है जी। दूसरा कॉस्ट बेस्ड मेथड है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये मेथड एस्टिमेट करता है कि एम्प्लॉय को उसके इक्विवेलेंट स्किल्स वाले दूसरे एम्प्लॉय से रिप्लेस करने में कितना कॉस्ट लगेगा, इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और प्रोडक्टिव लॉसेस। तीसरा कॉस्ट बेस्ड मेथड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये एम्प्लॉयज़ की वैल्यू को उस रिसोर्स के अल्टरनेट यूसेस के बेसिस पे मेजर करता है जो उन पे खर्च किए जाते हैं, यानी ये दिखाता है कि रिसोर्सेज का दूसरा बेस्ट यूज़ क्या हो सकता है। दूसरी कैटेगरी है वैल्यू बेस्ड मेथड्स। ये मेथड्स ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू को एम्प्लॉयज़ के फ्यूचर कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे मेजर करते हैं, ना कि पास्ट कॉस्ट की। पहला वैल्यू बेस्ड मेथड है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स।
ये मेथड एम्प्लॉय के फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूशंस जैसे अर्निंग्स या प्रोडक्टिविटी को डिस्काउंट करके उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करता है। ये लॉन्ग टर्म वैल्यू को मेजर करता है। दूसरा वैल्यू बेस्ड मेथड है लेव एंड श्वार्ट्ज मॉडल। ये मॉडल एम्प्लॉयज़ की वैल्यू को उनके एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग के बेसिस पे मेजर करता है, जो एज और प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट किए जाते हैं। ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, ठीक है। लेव एंड श्वार्ट्ज मॉडल का फॉर्मूला है वैल्यू इज इक्वल टू समेशन ब्रैकेट में एक्सपेक्टेड अर्निंग्स उसको डिवाइड करना है 1 प्लस डिस्काउंट रेट ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर n। ये फॉर्मूला फ्यूचर अर्निंग्स को डिस्काउंट रेट के थ्रू प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करता है कंसीडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तीसरी कैटेगरी पे चलते हैं। तीसरी कैटेगरी है नॉन मॉनेटरी एसेट्स। ये मेथड्स ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू को नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर करते हैं, जैसे क्वालिटेटिव फैक्टर्स। नॉन मॉनेटरी मेथड्स क्वालिटेटिव मेजर्स जैसे एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन या स्किल लेवल्स को यूज़ करते हैं ताकि ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू को असेस किया जा सके। ये फाइनेंशियल मैट्रिक्स से हटकर सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हैं। अब अगर जर्नल एंट्री की बात करें, जर्नल एंट्री कॉस्ट विथ मेथड के अंदर ये अकाउंटिंग एंट्री बताती है कि कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स एसेट अकाउंट डेबिट फॉर एग्जांपल 50,000, इसमें ह्यूमन रिसोर्स को एक एसेट के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है और डेबिट एंट्री कॉस्ट जैसे रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग को रिप्रेजेंट करती है। टू कैश अकाउंट 15,000, ये कैश आउटफ्लो को क्रेडिट करता है जो ह्यूमन रिसोर्सेज पे खर्च किया गया है। ये जर्नल एंट्री का बैलेंसिंग पार्ट है। अब ये जर्नल एंट्री रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए है। ये कॉस्ट बेस्ड एचआरए का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को समझाती है। अब एप्लीकेशंस एंड चैलेंजेस की बात करते हैं। अब बात करते हैं एचआरए के एप्लीकेशंस की। ये बताता है कि एचआरए बिजनेस में कैसे यूज़ होता है और कैसे वैल्यू ऐड करता है। चलो इनको डिटेल में देखते हैं। पहला एप्लीकेशन है वर्कफोर्स प्लानिंग। एचआरए ट्रेनिंग और हायरिंग बजट्स डिटरमाइन करने में हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग डाटा ऑन ह्यूमन कैपिटल कॉस्ट और वैल्यू। ये एचआर स्ट्रेटेजीज को ऑप्टिमाइज करता है। दूसरा एप्लीकेशन है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एचआरए ह्यूमन कैपिटल को बैलेंस शीट में इंक्लूड करता है एज एन एसेट, लेकिन गैप या आईएफआरएस के अंदर नॉन स्टैंडर्ड है क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। तीसरा एप्लीकेशन है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। एचआरए एम्प्लॉयज डेवलपमेंट पे इन्वेस्टेड रिसोर्सेज का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट असेस करते हैं, जो मैनेजमेंट को ट्रेनिंग और एचआर इनिशिएटिव्स के इफेक्टिवनेस का पता देता है। अब देखते हैं एचआरए के चैलेंजेस की। ये बताते हैं कि एचआरए इम्प्लीमेंट करने में कौन सी डिफ़िकल्टीज आती हैं। चलो इनको डिटेल में समझते हैं। पहला चैलेंज है सब्जेक्टिविटी इन वैल्यूएशन। ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू एस्टिमेट करना जैसे फ्यूचर अर्निंग सब्जेक्टिव्स होते हैं क्योंकि ये अजम्पशंस और प्रेडिक्शंस पे डिपेंड करते हैं। दूसरा चैलेंज है स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग रूल्स का लैक। एचआरए के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स नहीं हैं जो इसको गैप या एफरेस के अंदर नॉन स्टैंडर्ड बनाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन को टफ करते हैं। तीसरा चैलेंज है स्टेक होल्डर्स का रेजिस्टेंस। क्योंकि एचआरए एक नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच है, इन्वेस्टर्स या रेगुलेटर्स इसको एक्सेप्ट करने में हेजिटेट कर सकते हैं क्योंकि ये कन्वेंशनल अकाउंटिंग से अलग है। होप सो आपको ये जितना करवाया वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स चलो शुरू करते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के साथ। ये एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करती है ताकि इन्फ्लेशन का मॉनेटरी वैल्यूज़ पे इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट हो। इससे ये इंश्योर होता है कि फाइनेंशियल डाटा रियल इकोनॉमिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, स्पेशली जब प्राइजेस बढ़ रहे होते हैं। ठीक है जी, इसकी नीड की बात करें। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की नीड की। ये बताता है कि ये अप्रोच क्यों ज़रूरी है और कैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इम्प्रूव करती है। ठीक है जी, पहली नीड है इन्फ्लेशन हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग को डिस्टॉर्ट करती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉफिट्स ओवरस्टेटेड हो जाते हैं और एसेट्स की वैल्यू अंडरस्टेटेड हो जाती है, जो फाइनेंशियल पिक्चर को इनएक्यूरेट बनाती है। ठीक है जी, दूसरी नीड है एक्यूरेट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करना ताकि बेटर डिसीजन मेकिंग हो सके। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग फाइनेंशियल डाटा को एडजस्ट करती है ताकि मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर्स को रियल परफॉर्मेंस का क्लियर व्यू मिले। तीसरी नीड है कंपेरेबिलिटी इन्हेंस करना।
अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड्स, स्पेशली हाई इन्फ्लेशन इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन की वजह से फाइनेंशियल डाटा को कंपेयर करना मुश्किल होता है और ये अप्रोच इसको ईजियर बनाती है। अब बात करते हैं मेथड्स की। अब देखते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के मेथड्स, यानी करंट परचेजिंग पावर CPP और करंट कॉस्ट अकाउंटिंग CCA। ये दो मेन तरीके हैं जो इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट करते हैं। पहला मेथड है करंट परचेजिंग पावर। ये मेथड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जनरल इन्फ्लेशन के बेसिस पे एडजस्ट करता है। ये करेंसी की परचेजिंग पावर को कंसीडर करता है। CPP फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक जनरल प्राइस इंडेक्स जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू एडजस्ट करता है। ये इंडेक्स ओवरऑल प्राइस लेवल चेंजेस को मेजर करता है ताकि फाइनेंशियल डाटा करंट टर्म्स में रिफ्लेक्ट हो। CPP हिस्टोरिकल कॉस्ट को रिपोर्टिंग डेट के करंट परचेजिंग पावर में कन्वर्ट करता है। ये इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल वैल्यूज इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग अपडेटेड हो। अब देखते हैं CPP के प्रोसेस को। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताती है कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडजस्ट किए जाते हैं। ठीक है जी। पहला स्टेप है नॉन मॉनेटरी आइटम्स जैसे फिक्स्ड एसेट्स को प्राइस इंडेक्स के थ्रू रीस्टेट करना। नॉन मॉनेटरी आइटम्स की वैल्यू इन्फ्लेशन के बेसिस पे एडजस्ट की जाती है ताकि उनकी रियल वैल्यू रिफ्लेक्ट हो। अब दूसरा स्टेप है मॉनेटरी आइटम्स जैसे कैश, रिसीवेबल्स को परचेजिंग पावर गेन्स या लॉसेस के लिए एडजस्ट करना। इन्फ्लेशन की वजह से मॉनेटरी आइटम्स की वैल्यू चेंज होती है और ये एडजस्टमेंट्स रिफ्लेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं CPP के अंडर जर्नल एंट्री की। ये बताती है कि कैसे एडजस्टमेंट्स को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में एंटर किया जाता है। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट 20,000, यानी इसमें फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को डेबिट किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग उनके एडजस्टेड वैल्यू रिकॉर्ड हो। टू इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट 20,000, ये एडजस्टमेंट की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री जो एक रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट होती है ताकि बैलेंस शीट रहे। ठीक है जी, बैलेंस शीट आगे बैलेंस रहे। दूसरा मेथड है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। ये मेथड एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू को करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बेसिस पे एडजस्ट करता है। जनरल इन्फ्लेशन की बजाय स्पेसिफिक प्राइस चेंजेस पे फोकस करता है। CCA एसेट्स और लायबिलिटीज को उनके करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करता है, यानी आज के मार्केट में उनको रिप्लेस करने के कॉस्ट क्या होगा, ये रियल टाइम वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। CCA स्पेसिफिक प्राइस चेंजेस जैसे एक पर्टिकुलर एसेट का प्राइस के लिए एडजस्ट करता है, ना कि जनरल इन्फ्लेशन के। ये मेथड ज़्यादा ग्रैनुलर और एसेट स्पेसिफिक होता है। अब देखते हैं CCA के प्रोसेस को। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताती है कि कैसे करंट कॉस्ट के बेसिस पर एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। पहला स्टेप है एसेट्स को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे रीस्टेट करना। ये एसेट्स की वैल्यू को आज के मार्केट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है ताकि उनकी करंट वैल्यू रिफ्लेक्ट हो। दूसरा स्टेप है कॉस्ट ऑफ सेल्स और डेप्रिसिएशन को करंट कॉस्ट के बेसिस पे एडजस्ट करना। ये इंश्योर करता है कि एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन रियल टाइम कॉस्ट के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करें। अब बात करते हैं CCA के अंदर जर्नल एंट्री की। ये बताता है कि कैसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट एडजस्टमेंट्स को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में एंटर किया जाता है। ठीक है जी। एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 30,000। इसमें मशीनरी की वैल्यू को डेबिट किया जाता है ताकि उसके रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड वैल्यू रिकॉर्ड हो। टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट 30,000, ये एडजस्टमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है जो एक रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट होती है ताकि बैलेंस शीट बैलेंस रहे। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस की। अब देखते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के एप्लीकेशंस की। ये बताते हैं कि ये अप्रोच बिजनेस में कैसे यूज़फुल है। चलो इसको डिटेल में समझते हैं। पहला एप्लीकेशन है एक्यूरेट प्रॉफिट रिपोर्टिंग इन इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को एडजस्ट करती है ताकि हाई इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट्स में रियलिस्टिक प्रॉफिट फिगर्स रिपोर्ट हो सके। दूसरा एप्लीकेशन है एसेट वैल्यूएशन और प्राइसिंग डिसीजंस को सपोर्ट करना। ये मेथड एसेट्स की रियल वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए यूजफुल है। तीसरा एप्लीकेशन है स्टेक होल्डर्स के लिए कंपेरेबिलिटी को इन्हेंस करना इन हाई इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट्स। ये एडजस्टेड फाइनेंशियल डाटा देता है जो डिफरेंट पीरियड्स के बीच कंपेरेबल होता है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के लिमिटेशंस की। ये बताता है कि इस अप्रोच के कौन से चैलेंजेस हैं। चलो इनको डिटेल में देखते हैं।
पहला लिमिटेशन है कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के लिए रिलायबल प्राइस इंडिसेस जैसे CPI चाहिए और इसका इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग होता है। दूसरा लिमिटेशन है कि ये गैप या IFRS के अंदर वाइडली अडॉप्टेड नहीं है एक्सेप्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 जो हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स के लिए है। इसके वजह से इसका यूनिवर्सल यूज़ लिमिटेड है। तीसरा लिमिटेशन है कि ये स्टेक होल्डर्स को कंफ्यूज कर सकते हैं जो एडजस्टेड फिगर से अनफैमिलियर हैं। एडजस्टेड नंबर्स ट्रेडिशनल फाइनेंशियल से अलग होते हैं जो इंटरप्रिटेशन में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। होप सो आपको क्लियर होगा। अब आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब एक ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले उसको हम समझ लें। देखो एक बार मैं आपको फिर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मीनिंग बताता हूँ, फिर उसके बाद हमारी इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग आएगी, लीगल और अकाउंटिंग फ्रेमवर्क आएगा, ये हमने कर लिया। ये स्टैंडर्ड्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, हार्मोनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस ये भी करवा दिए हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, फ्यूचर ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस, हाँ ये भी हो गया हमारा। चलो जी, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग बाद में देखते हैं। एक बार मैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मैं आपको रीकैप देने जा रहा हूँ बियॉन्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो ये। देखो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट करना ताकि इन्फ्लेशन को ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट अकाउंट हो। ये रियल इकोनॉमिक पिक्चर को दिखाता है। इन्फ्लेशन टाइम के साथ मनी की परचेजिंग पावर को इरोड करती है और ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग इस इकोनॉमिक रियलिटी को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करती, इसीलिए इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ज़रूरी है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के की एस्पेक्ट्स को समझते हैं, ये बताते हैं कि इस अप्रोच के कुछ कोर एलिमेंट्स होते हैं। देखो अब बात करते हैं CAA यानी करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड की, जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का एक पार्ट है। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मेथड्स के जो हैं। ये एक स्पेसिफिक अप्रोच है जो इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हैंडल करती है। CAA मेथड सैंडीलैंड्स कमेटी की रिकमेंडेशन का रिजल्ट है। ये कमेटी ने इस मेथड को प्रपोज किया था इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के लिए। सैंडीलैंड्स कमेटी, जिसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी यानी ASC भी कहते हैं, यूके में 1970 में फॉर्म हुई थी ताकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे रिकमेंडेशंस दी जा सके। ये कमेटी ने इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के लिए फ्रेमवर्क दिया। कमेटी का रिपोर्ट, जिसे सैंडीलैंड्स रिपोर्ट कहते हैं, 1975 में पब्लिश हुआ। ये रिपोर्ट इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के लिए की गाइडलाइंस और रिकमेंडेशंस देता है। सैंडीलैंड कमेटी ने करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड को रिकमेंड किया ताकि इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंट किया जा सके। ये मेथड करंट कॉस्ट पे फोकस करता है। CAA हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट और लाइबिलिटीज को उनके करंट वैल्यूज में एडजस्ट करता है बेस्ड ऑन जर्नल प्राइस लेवल चेंजेस। ये रियल टाइम वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। अब एक बार फिर थोड़ा सा आपको लाइट इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बारे में और बताता हूँ। ये सेक्शन जो मैं बताने जा रहा हूँ इसके मेथड्स और इम्पोर्टेंस को समराइज करता है, ठीक है जी। प्राइस लेवल चेंजेस यानी इन्फ्लेशन के लिए जर्नली एक्सेप्टेड मेथड कौन से हैं जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। पहला मेथड वही करंट परचेजिंग पावर मेथड। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करता है बाय रीस्टेटिंग हिस्टोरिकल वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ करंट परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी। ये जर्नल इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स को कंसीडर करता है। CPP जर्नल प्राइस लेवल चेंजेस को अकाउंट में लाता है और कंपनी के परफॉर्मेंस को करंट परचेजिंग पावर के टर्म्स में इंफॉर्मेशन देता है एट अ रिपोर्टिंग डेट। ये रियल इकोनॉमिक वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा मेथड है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करता है बाय रीस्टेटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट टू रिफ्लेक्ट करंट कॉस्ट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज। ये स्पेसिफिक एसेट प्राइसेस पे फोकस करता है। CCA एसेट्स और लायबिलिटीज़ को उनके करंट कॉस्ट लेवल्स पे मेजर और रिपोर्ट करता है ताकि उनकी करंट वैल्यू के बेसिस बारे में इंफॉर्मेशन मिले। तो होप सो आपको जितना करवाया वो अच्छे से क्लियर होगा। कोई डाउट है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है अलॉन्ग विद द रिवीजन सीरीज जो आपकी यूट्यूब पे कंडक्ट हो रही है। आप अपनी तैयारी अच्छे से करो। टारगेट यही है GRF एंड UGC नेट एक फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने क्लियर करना है। फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो साथ के साथ आपको क्लासेस के अंदर ही करवाए जा रहे हैं
नो डाउट बाद में भी सेशंस कंडक्ट होंगे अकेले प्रीवियस ईयर पेपर्स के, बट जब हम सिलेबस में क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।